नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों हमारी चर्चा मेष से लेकर कन्या लग्न पर्यंत इन 6 लग्नों में शुक्र किन किन भावों में विशेष श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई थी। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा पुनः 6 लग्नों की है। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहली चर्चा है तुला लग्न की। तुला लग्न, प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो तुला लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। मैं बता दूं कि शनिदेव की दृष्टि की यदि आप चर्चा जानते हैं तो शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है। जहां वो दृष्टि डालते हैं उस जगह से विच्छेद करा देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तुला लग्न में बात थोड़ी अलग है। यहां पर शनिदेव की दृष्टि भी राजयोग प्रदायक है। तो सवाल उठता है कि क्या शनिदेव की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है वो तुला लग्न में काम नहीं करेगी? जवाब है बिल्कुल करेगी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र कारक ग्रह नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। लग्नेश है पर कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश भी है। तो ज्योतिष कहता है कि अष्टमेश होने के चलते यहां लग्नेश शुक्र हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है। तो यहां अष्टम का फल कौन देगा? शुक्र ही देंगे। फलतः तुला लग्न के जातक के लिए जब उसके जीवन काल में शुक्र की दशा लगेगी तो पहला 10 साल तो जबरदस्त, लेकिन दूसरा 10 साल अष्टम के स्वामी होने के कारण जातक को वो रोग से ग्रसित भी करेंगे। सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब पर लागू है? जवाब है ना। अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो बता दूं कि कभी भी किसी भी ग्रह का जो अपना मूल प्रभाव है वो समाप्त नहीं होगा। अगर अष्टमेश है शुक्र तो अपनी दशा के आधे 10 साल में जातक को पक्का रोगी बनाएंगे, लेकिन सबका किडनी ही फेल्योर होगा ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को मूत्र रोग हो जाए, कुछ लोगों को मधुमेह ही हो जाए, तो छोटे मोटे रोग स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। लेकिन निर्भर करता है आपके खान पान पर, निर्भर करता है आपके दिनचर्या रहन सहन पर। याद रखिएगा, शुक्र भोग है और भोग की अधिकता ही रोग है। अब देखिए, शुक्र तुला लग्न की कुंडली के लिए लग्न में हो, आप जानते हैं ये बढ़िया है, मालव्य योग है। लेकिन कतई मत भूलिए कि शुक्र अष्टमेश भी है। फलतः अगर ऐसा जातक गलत खान पान, गलत जो कि खूब उसको मिलेगा, चूंकि मालव्य योग है, मालव्य योग होने के कारण ऐसे जातक के पास ऐश्वर्य की चीजें तो जैसे उसके सामने बिछी रहती हैं, और अगर उसने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। बाकी ऐसे देखा जाए तो लग्नगत शुक्र मालव्य योग का निर्माण करते हैं, जो कि जबरदस्त है। द्वितीय में शुक्र को बढ़िया माना गया है, अच्छा फल देने वाला। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लग्नेश बनकर के द्वितीय भाव में होने के कारण जातक धन धान्य से परिपूर्ण होगा, लेकिन मंगल की राशि ये गुप्त राशि है। याद रखिएगा, वृश्चिक राशि गुप्त राशि है, और यहां पर बैठे शुक्र जातक को गलत संगति, गलत आदत में तब डाल देते हैं जब ये शुक्र राहु इत्यादि से युक्त हो। तो उस अवस्था में जातक को भोग और अय्यासी की इच्छा जग ही जाती है। चतुर्थ के शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र के लिए एक और सूत्र आपको ध्यान रखना होगा। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, परंतु मकर, कुंभ, शनि के नौमांश में नहीं। शनि की राशि में शुक्र वहां पर अच्छा फल नहीं दे पाते। जितना बढ़िया फल शुक्र का धनु और मीन में है, उतना बढ़िया फल मकर और कुंभ में नहीं है। परंतु फिर भी मैं यहां कह रहा हूं क्योंकि यहां पर शुक्र जो है दिग्बली होंगे, लग्नपति बनकर के चतुर्थ में बैठेंगे, फलतः जातक को भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य देंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर शनि की दृष्टि भी इस शुक्र पर पड़ जाए तब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसी स्थिति में जातक के पास वो भूमि भवन वाहन, बाहर से देखिए तो रंग रोगन इतना चमचमाचम
कि लगेगा कि इस व्यक्ति के पास क्या कमी हो सकती है। लेकिन जब आप करीब जाएंगे, यानी देखिएगा, शनि ने अपनी दृष्टि से भौतिक सुखों को बढ़ाया, कम नहीं किया, लेकिन जातक को चूंकि उसकी दृष्टि तो है विच्छेदात्मक ही, पर भोग की सामग्री ये वैसे ही है कि सामने 56 भोग रख दिया और मुंह से दांत निकाल के रख दिया, अब खाओ। वैसा ही 56 भोग सामने और मुंह से दांत निकाले हुए हैं, पेट से आंत निकाले हुए हैं, कहा खाओ बस। तो जो बाहर खड़े लोग हैं उनको तो यही दिखाई पड़ेगा कि इस व्यक्ति को क्या सोचना है, तो हमेशा 56 भोग ही खाता है। असल में वो 56 भोग छोड़िए, वो कुछ नहीं खाता है। अब शनि की दृष्टि से ये समस्या आ गई। लेकिन हाँ, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस की जितनी चीजें हो सकती हैं सब होंगी। पंचम के शुक्र बढ़िया माने जाएंगे लग्नपति बनकर के पंचम में। मैं पहले कह चुका हूं शनि की राशि में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन फिर भी यहां अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग्न केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो अच्छा है। जातक धार्मिक भी होगा, ज्ञानवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा और साथ ही साथ साधक भी होगा। नवम में भी शुक्र को बहुत बढ़िया माना जाएगा। अगर देखा जाए तो बुध अगल बगल ही होते हैं, फलतः उस अवस्था में बढ़िया। दसम में चंद्रमा के साथ अगर तात्कालिक मित्रता बन रही हो, चंद्रमा साथ हो तो और अच्छा, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो तो और अच्छा। एकादश में सूर्य की राशि में देखा जाए तो ये सूर्य रोग स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो जरूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। 12वें में शुक्र यहाँ ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि यहाँ पर शुक्र को 12वें में सौभाग्यशाली नहीं कहा जाएगा, ये ठीक नहीं माना जाएगा यहाँ पर। अब इस लग्न में मैंने गौर करिएगा तो शुक्र को षष्ठ में नहीं गिना, जबकि शुक्र षष्ठ में उच्च के होते हैं। क्यों नहीं गिना? क्योंकि प्रिय दर्शकों, शुक्र षष्ठ में उच्च के होंगे, अच्छी बात है, परंतु ये अवयोग हो जाएगा और ये अवयोग होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्नेश अगर तृक भाव में जाएंगे तो वो सुख बढ़ाएंगे नहीं, वरन संघर्ष और परेशानी की स्थिति जातक के जीवन काल में उत्पन्न करके रख देंगे। तो यहाँ उच्च राशि में होकर के भी इनके प्रभाव को मैं बढ़िया नहीं कहूंगा, द्वादश में इनके प्रभाव को श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, अष्टम में इनके प्रभाव को श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। वृश्चिक, प्रिय दर्शकों, इस लग्न में शुक्र के प्रभाव को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। मैं यहां प्रत्येक भाव में शुक्र के प्रभाव को आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इस लग्न में मूलतः मारक ग्रह बुध है, परंतु शुक्र का फल भी इस लग्न में कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शुक्र इस कुंडली में जरा समझने का विषय क्रिटिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश बन जाता है। अब शुक्र को द्वादशेश होने का दोष न लगे, परंतु द्वादशेश जिस भाव में जाएगा उस भाव का व्यय तो कर ही देगा। फलतः अगर लग्न में हो तो जातक को लंपट बना देगा। अब ऐसा जातक स्वभाव तो चूंकि गुप्त होगा, सो छुप छुप करके गलत आचरण, गलत कार्य करने वाले, नहीं चरित्र से कमजोर छुप करके बना देगा। जातक छुप छुप करके सारी गलतियां करेगा। द्वितीय में हो तो जीवन साथी की आयु को कम करेगा। आपने वो सूत्र सुना है कि गुरु और शुक्र अगर सप्तम और द्वितीय से संबंध ऐसे बनाते हैं तो प्रबल मारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द्वितीय पति बनकर, सप्तम पति बनकर के द्वितीय भाव में और व्ययेश बनकर के जाकर के बैठेंगे, ये जीवन साथी की आयु का क्षरण करने वाला। द्वितीय भाव में अगर व्ययपति जागत करके बैठा है तो ऐसी अवस्था में जातक अपने पैतृक संपदा का, वाणी का बहुत ज्यादा क्षरण करेगा, तो व्यर्थ में अपना धन बर्बाद करने वाला होगा। तीसरे भाव में देखें तो यहाँ पर साधारणतया ठीक है। मैं पहले कहा आया हूं कि मकर राशि में कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, तो साधारणतया ठीक है। चतुर्थ में माता के सुख में कमी ला देगा। हाँ, ऐसा जातक आज के परिवेश में अगर देखें तो विदेश जाना आजकल सब किसी को अच्छा लगता है, तो उसके लिए ठीक है। अगर आप अपना स्वदेश छोड़ दीजिए, माता पिता को छोड़ दीजिए, तब तो ठीक है, परंतु आप स्वदेश में रह करके सुखी नहीं हो पाएंगे। तो चतुर्थ के शुक्र को ठीक इस बेस पर माना जाएगा कि आपको सब देगा। पंचम में नहीं कहूंगा ठीक, क्योंकि आप जानते हैं पंचम का अगर शुक्र होगा तो वो भी कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति ही उत्पन्न करेगा। संतान सुख में कमी, शिक्षा में बाधा, षष्ठ में दाम्पत्य सुख में कमी लाएगा। सप्तम में है तो ठीक है, सप्तम में है तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि सप्तम में है तो क्या पूर्ण रूपेण ठीक है? नहीं, यहां सप्तम में बैठकर के स्वगृही पुरुष की कुंडली में संपूर्ण ठीक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो द्वादशेष भी है। अगर कहीं ये पाप ग्रह से दृष्ट हो गया है, किसी भी तरीके से मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तब भी दाम्पत्य में विच्छेद या परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। अष्टम में साधारण ठीक है। अगर पाप ग्रह से दृष्टि इत्यादि नहीं है, शुक्र पीड़ित नहीं, तो ससुराल पक्ष से कुछ सहयोग मिल जाएगा। नवम में भी यहां शुक्र को ठीक कहूंगा, और तब कहूंगा जब चंद्रमा के साथ शुक्र का तात्कालिक संबंध ठीक हो, गुरु इत्यादि से दृष्ट हो, तो फिर जातक धार्मिक विचारधारा का होगा। और एकादश द्वादश दोनों में ही अगर देखा जाए तो अब यहां गौर करिए तो शुक्र एकादश में अगर हम देखते हैं तो एकादश में भी चूंकि यहां नीच राशि होने के चलते अच्छा फल नहीं माना जाएगा, जातक को रोगी बना देगा। और द्वादश की यदि बात करूं तो ठीक है, जातक को भोगी बनाएगा, व्ययकारी बनाएगा, तो 12वें में ठीक है।
मैंने वृश्चिक लग्न में बृहत इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ इस लग्न में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। कमोबेश यही बात धनु के लिए भी लागू है। धनु के लिए भी शुक्र अकारक है, और आपके लिए भी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो तीसरा भाव आपका, छठवां, 11वां और 12वां, इन चार भावों को छोड़कर, तीसरा, छठवां, 11वां और 12वां, इन चार भावों को छोड़कर शुक्र को कहीं भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाएगा। अब बारी आती है मकर की। सर्वाधिक योग कारक होने के कारण इस लग्न में सबसे श्रेष्ठ फल देंगे। लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इन सभी भावों में, जिन भावों को छोड़ा उनमें भी शुक्र का सर्वश्रेष्ठ फल ही मिलेगा। समझने की आवश्यकता है। लग्न में मैं बता चुका हूं कि ऐसे तो बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन पंचमपति बनकर के लग्न में जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण योग बनेगा। शनि के साथ अगर तात्कालिक मित्रता हो जाए तो और अच्छा रहेगा। द्वितीय में भी अगर देखा जाए तो पंचमपति जाकर के द्वितीय में भाषण कला योग बन जाता है। द्वितीय दसमपति बनकर के द्वितीय में धनदायक योग बन जाता है। तृतीय में उच्च राशि में ही रहेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। चतुर्थ में अगर देखा जाए तो पंचम पति का और दसम पति का जाकर के चतुर्थ में भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों का देना, समाज में मान सम्मान की वृद्धि कराने वाला। पंचम में स्वगृही होंगे, सो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं अगर देखा जाए तो सप्तम में भी इस शुक्र का अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई शुक्र का सप्तम में कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं, नवम में बहुत बढ़िया प्रभाव, नीच राशि में होकर के भी। अब ये अलग बात है कि जातक धर्म आदि कृत्यों से थोड़ा अलग रहेगा, यानी धर्म में कर्मकांड से वो नहीं जुड़ेगा, पर धर्म से जुड़ा रहेगा। एक कर्मकांड होता है, पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, वो नहीं करेगा, लेकिन धार्मिक चीज़ों पर बातचीत करेगा, जरूरत पड़ने पर धन देगा भी। एकादश, दसम में आप जान ही रहे मालव्य योग होगा, और एकादश, द्वादश में भी यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव है। कुंभ के लिए भी शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होने के कारण इस लग्न के जातकों के लिए शुक्र का अत्यंत श्रेष्ठ फल है। अब देखा जाए तो लग्न का शुक्र अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। अब यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लग्नगत भाग्य से जाकर के बैठेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। द्वितीय में अगर देखें तो उच्च राशि में महाधनी योग बनाएगा। तो अगर वहीं देखा जाए तो चतुर्थ में शुक्र स्वगृही मालव्य योग बनाएंगे, भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। पंचम में शुक्र बुध के साथ, बुध अगल बगल ही होंगे तो अच्छा। सप्तम में अगर देखा जाए तो पुरुष की कुंडली में अगर पीड़ित नहीं है, पीड़ित हुए, जैसे मान लिया जाए कि सप्तम का सूर्य शुक्र यहाँ अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नवम पति बनकर के सप्तम में बैठे हैं। तो नवम पति बनकर के सप्तम में होने के चलते जातक विवाहोपरांत विशेष भाग्योदय पाएगा। लेकिन समस्या ये खड़ी है कि अगर कहीं सूर्य नीच राशि में हुए, तो सूर्य पीड़ित हुए, तो उस अवस्था में फिर सप्तम का शुक्र अच्छा नहीं माना जाएगा। नवम का शुक्र अच्छा है, भाग्य भाव में बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दसम में भी शुक्र को खराब नहीं माना जाएगा, पर शर्त है कि मंगल की स्थिति को आपको देखना होगा। मंगल किस स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में है तो दसम में भी ठीक। एकादश और द्वादश धनु राशि में बढ़िया फल, और द्वादश की यदि हम बात करें तो धर्मपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ जो शुक्र है वो चतुर्थेश भी है। तो जब 12वें भाव में जाएगा तो अच्छा फल देगा, ये तो ठीक है, लेकिन माता के सुख से वंचित करेगा। जातक को धन धान्य इतना दे देगा कि जातक भागते ही फिरेगा, समय उसके पास बहुत कम होगा परिवार के साथ बिताने के लिए। तो ऐसी स्थिति उसके जीवन काल में आएगी। और वहीं अगर हम मीन के जातकों के लिए शुक्र के प्रभाव को समझने का फल प्रदान करें, समझने का प्रयत्न करें, तो मीन के लिए शुक्र कुल मिलाकर के देखें तो इस लग्न के लिए भी बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे। अब लग्न में शुरुआत यहीं से करते हैं कि लग्न में मैं शुक्र को अच्छा नहीं कहूँगा। आप गौर करेंगे तो एक ज्योतिष जिज्ञासा के प्रश्न में मैंने कहा था कि बड़ा गंभीर प्रश्न है, ऐसी स्थिति में शुक्र अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अगर आप इसके भीतर गहराई से अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुक्र लग्नगत मालव्य योग का निर्माण करेंगे। फलतः जातक को भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस, सब कुछ स्टैंडर्ड वो तो होगा, लेकिन असल में कहीं ना कहीं जातक रोगी होगा, स्वास्थ्य से कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा है कि उच्च का है लेकिन वो अष्टमेश भी तो है। तो अष्टमेश होने के चलते, तृतीयेश होने के चलते स्वास्थ्य पर असर लाएगा। परंतु एक और भी सूत्र है कि 8वें से 8वां है, सो आयु प्रदाता भी शुक्र बनेंगे। अब यहां पर एक बड़ा गंभीर तथ्य है और तर्क है कि लग्न में जब मैं इतनी चर्चा कर रहा हूं तो समझिए कि मान लीजिए गुरु ही कमजोर हैं, तब अगर गुरु कुंडली में कमजोर हैं तब ये शुक्र जातक को केवल और केवल रोगी बनाएगा, भोगी बनाएगा और रोगी बनाएगा। लेकिन अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए कि लग्नगत उच्च के गुरु शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र के साथ गुरु ही लग्न में हो जाए, तो ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाले बनेंगे। द्वितीय भाव का शुक्र यहां पर अगर देखा जाए तो साधारण ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन साधारण ठीक उसको मैं कहूंगा। तृतीय में
शुक्र को अच्छा माना जाएगा क्योंकि स्वयं की राशि है। षष्ठ में यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखें तो षष्ठ में शुक्र अच्छे माने जाएंगे। कारण क्या है कि षष्ठ में शुक्र इसलिए अच्छे माने जाएंगे कि सूर्य अगल बगल ही होंगे, और अगर कहीं गुरु के पास बल हुआ तो ये शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अष्टम में भी यही बात है, अष्टम का यहाँ शुक्र अच्छा फल देने वाला बनेगा और विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। और एकादश में, बाकी के किसी भाव में नहीं, एकादश और द्वादश इन दोनों भावों में भी शुक्र का अच्छा फल मिलेगा यदि शनि की स्थिति अच्छी है तब। ध्यान से सुनिए, शनि की स्थिति अच्छी है तब, क्योंकि मीन लग्न के लिए शुक्र मारक ग्रह है। और जब भी कोई वो किसी ऐसे भाव से संबंध बनाएगा, जैसे अब हम लाभ भाव में ही ले लेते हैं, लाभ भाव में शुक्र कहीं ना कहीं जातक के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करने वाला बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शनि की दृष्टि से दृष्ट नहीं हो रहे हैं, शनि के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता बन रही है, किसी और पापक ग्रह का संबंध शुक्र से नहीं बन रहा है, तब उस अवस्था में ये शुक्र एकादश और द्वादश में भी अच्छा फल दे देंगे। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा थी शुक्र की। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में ये भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जिन भावों में शुक्र को आपने नहीं गिना उन भावों में है तो क्या। और एक बात, शुक्र जरूरी नहीं है कि ज्यादातर मामलों में अकेले मिले। रेयर केस में शुक्र अकेले मिल पाते हैं। ज्यादातर मामलों में तो सूर्य बुध के साथ होते हैं, बुध शुक्र की युति होती है, सूर्य शुक्र की युति होती है। अब सूर्य शुक्र की युति में भी शुक्र का फल कमजोर पड़ता है। हां, शुक्र बुध की युति है, शुक्र गुरु से दृष्ट है, शुक्र गुरु से केंद्र में है, शुक्र गुरु के साथ नवम पंचम योग में है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में शुक्र के बल में वृद्धि होगी। शुक्र अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। हमेशा याद रखिए, शुक्र लक्ष्मी है और बुध विष्णु। अगर बुध बली है तो शुक्र और अच्छा होगा, शुक्र बुध साथ होंगे तो शुक्र और अच्छा होगा, गुरु का संबंध बनेगा तो शुक्र और अच्छा होगा, शुक्र का और श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अब देखिए कि बाकी के जिन भावों में मैंने चर्चा छोड़ी है वो किस स्थिति में है। अब वो स्थिति पर निर्भर करेगा। आशा करता हूं शुक्र के प्रभाव को 12 लग्नों में मैंने जो समझाया आपने भली भांति से समझा होगा। प्रिय दर्शकों, ये बेहद गहरा विषय है। आप विश्वास मानिए कि यही बात खत्म नहीं हुई है। अगर आप इसमें और गहराई में, युति में भी जाएं, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल करके आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।